नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो इंसान की हिम्मत, उसके जज्बे और उसके अंदर छिपे जानवर को दिखाती है। एक कहानी उस आदमी की जिसे मौत ने कई बार बुलाया, लेकिन उसने हर बार जिंदगी को पकड़े रखा। धोखा, दर्द, जंगली जंगल और बदला, सब कुछ एक साथ। चलिए शुरू करते हैं। एक सच्ची घटना जिसकी शुरुआत सन 1823 के एक बेहद घने और जंगली इलाके से होती है, जहां लगभग 45 शिकारी जानवरों का शिकार कर उनकी खालों से व्यापार करते हैं। और इसी टोली में ह्यू ग्लास और उसका बेटा हॉक भी शामिल है। एक दिन जब सब जंगल में व्यस्त होते हैं, तभी अचानक एक आदिवासी कबीला उन पर हमला कर देता है, क्योंकि उनके सरदार की बेटी गायब होती है और शक इन्हीं शिकारियों पर जाता है, जिसके चलते कई लोग मार दिए जाते हैं और पूरी टोली में सिर्फ 10 आदमी बचती है। अपनी जान बचाने के लिए सब दौड़कर अपनी नाव में चढ़ जाते हैं, पर डर अब भी कम नहीं होता, क्योंकि ये पूरा इलाका आदिवासियों के कब्जे में है और वे नदी में बहती नाव को कहीं न कहीं से देख सकते हैं और दोबारा हमला कर सकते हैं। इसी घबराहट में कैप्टन ग्लास से पूछता है कि क्या किया जाए, और ग्लास सलाह देता है कि नाव छोड़कर जमीन के रास्ते जाना है, सही होगा। लेकिन टोली का एक आदमी इसका विरोध करता है कि लंबा रास्ता और ठंड उन्हें खत्म कर देगी। फिर भी कैप्टन ग्लास की जानकारी पर भरोसा करते हुए सभी जमीन का रास्ता चुन लेते हैं और नाव को बहाव में छोड़ देते हैं, ताकि आदिवासी भ्रमित हो जाएं। सभी अपनी खालें बड़े पत्थरों के नीचे छिपा देते हैं, ताकि अगर कभी लौटें तो माल वापस मिल सके। और फिर कई हफ्तों की कठिन यात्रा शुरू होती है, जहां ठंड का मौसम सामने है और खतरा हर तरफ मंडरा रहा है। रात होते ही सब जंगल में सो जाते हैं और अगली सुबह पता चलता है कि नाव छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि आदिवासी वहां पहुंच चुके होते हैं और पैरों के निशान देखकर समझ जाते हैं कि शिकारी उत्तर दिशा की ओर पैदल जा रहे हैं, इसलिए वे भी उनका पीछा शुरू कर देते हैं। इधर ग्लास और उसकी टोली पूरा दिन चलते हुए रात को डेरा डालती है और सुबह होते ही ग्लास अपनी बंदूक लेकर जंगल में निकलता है, जहां उसे अचानक आसपास कुछ हलचल महसूस होती है और वह देखता है कि भालू के 2 बच्चे वहीं मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हट पाता, एक बड़ा और खतरनाक भालू उस पर टूट पड़ता है और उसकी बंदूक गिर जाती है। भालू लगातार वार कर ग्लास को गहरे जख्म दे देता है। फिर कुछ दूरी पर जाता है और ग्लास बड़ी मुश्किल से बंदूक उठाकर गोली चला देता है, लेकिन भालू पर इसका खास असर नहीं होता और वह दोबारा हमला कर ग्लास को लगभग अधमरा कर देता है। तीसरी बार झपटते समय ग्लास चाकू निकाल लेता है और भालू के साथ लड़खड़ाते हुए ढलान से नीचे गिर जाता है, जहां भालू उसके ऊपर गिरकर मर जाता है। लेकिन ग्लास भी मौत के बेहद करीब पहुंच चुका होता है, क्योंकि उसका गला फट चुका है और शरीर पर गहरे घाव है। तभी उसके साथी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और बड़ी मुश्किल से भालू को हटाकर ग्लास को उठाते हैं। फिर कैंप तक ले जाकर उसके फटे हुए गले और जख्मों को सिलने की कोशिश करते हैं, जबकि ग्लास दर्द से कराहता रहता है और उसकी सांसें टूटती हुई महसूस होती हैं। ग्लास के शरीर पर बेहद गहरे और भयानक घाव थे। उसका पैर भी बुरी तरह टूट चुका था, यानी अब वह चलने योग्य भी नहीं रहा था और बाकी लोगों का मानना था कि वह 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। उधर दूसरी तरफ आदिवासी कबीले के पास अब शिकारियों की सारी खालें पहुंच चुकी थीं और वे उन्हीं खालों के बदले घोड़े और बंदूकें हासिल कर लेते हैं। जबकि पहले वे केवल तीर कमान से हमला करते थे, अब उनके पास घोड़े और आग्नेय हथियार होने से शिकारियों की जान पर पहले से कई गुना खतरा मंडराने लगता है। इधर ग्लास के साथ मौजूद 9 लोग जल्दी जल्दी लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं और उसे उस पर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर सामने ऊंची और खतरनाक चढ़ाई देखकर लगता है कि ग्लास को वहां तक ले जाना लगभग असंभव है। ऐसे में कैप्टन धीरे से अपने आदमी को ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखने का इशारा करता है, क्योंकि उसका मानना है कि ग्लास अब बच नहीं सकता, बल्कि उसकी तड़प और बोझ दोनों ही सबके लिए समस्या बन गए। तभी ग्लास का बेटा हॉक चिल्लाकर कहता है कि ऐसा मत करो, और कैप्टन को उसके शब्दों में वह दर्द दिखाई देता है जिसने कभी सबकी जान बचाई थी। इसलिए वह फैसला बदल देता है और कहता है कि जो भी यहाँ रहकर ग्लास की सेवा करेगा, उसे रॉकी माउंटेन कंपनी की ओर से $70 मिलेंगे, ताकि ग्लास को नेचुरल मौत मिले और मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर ये लोग वापस लौट आए। हॉक तुरंत कहता है कि वह रुकेगा और एक दूसरा लड़का भी कहता है कि वह भी रहेगा, चाहे पैसे मिले या नहीं। तभी फिट्स नाम का आदमी कहता है कि $70 बहुत कम है। कैप्टन कहता है ठीक है, 100 कर देते हैं, मगर हॉक और दूसरा लड़का अपने हिस्से के पैसे भी फिट्स को देने को तैयार हो जाते हैं। फिट्स कहता है कि $300 काफी हैं और वह घर खरीद सकता है, और इस तरह वह भी रुकने को मान जाता है। बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं और ग्लास, हॉक, फिट्स और वह दूसरा लड़का वहीं रुक जाते हैं। ग्लास की हालत दयनीय थी। फिट्स को लगता था कि वह 2 दिन में मर जाएगा, मगर ग्लास मौत की पुकार के बीच भी जीवित रहता है। एक शाम जब ग्लास अकेला होता है तो फिट्स उसके पास आकर कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम्हारी वजह से हम सबकी जान खतरे में है।
अगर तुम मर जाओ तो हम और तुम्हारा बेटा दोनों बच जाएंगे, वरना अगर आदिवासी यहाँ आ गए तो कोई नहीं बचेगा। इसलिए वह ग्लास से कहता है कि आंखें झपको, ताकि वह उसकी नाक और मुंह बंद कर उसे आसान मौत दे सके। लेकिन ग्लास आंखें नहीं झपकता। तब फिट्स कहता है झपकने की जरूरत नहीं और उसकी सांसें रोकने लगता है। ग्लास तड़प रहा होता है कि तभी हॉक पीछे से आकर फिट्स को बंदूक के पिछले हिस्से से जोर से मारता है। फिट्स दूर गिरता है, फिर भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हॉक उस पर बंदूक तान देता है। तभी फिट्स उससे बंदूक छीन लेता है और अपने चाकू से हॉक की हत्या कर देता है। ग्लास टूटी आवाज के कारण चिल्ला नहीं पाता। उसका पैर टूटा होने के कारण वह अपने बेटे को बचा भी नहीं सकता और बेबस होकर बेटे को मरता हुआ देखता है। फिट्स हॉक के शव को ढलान के पीछे छिपा देता है ताकि तीसरा लड़का देखने ना पाए। जब वह लड़का लौटता है तो ग्लास उसे कुछ बता नहीं पाता क्योंकि उसकी आवाज नहीं निकलती। रात गुजरती है। सुबह फिट्स फिजर के कान में कहता है कि थोड़ी दूरी पर 20 आदिवासी दिखाई दिए हैं और वे इसी दिशा में आ रहे हैं। यह सुनकर फिजर डर जाता है और पूछता है हॉक कहाँ है? फिट्स कहता है अगर जिंदा है तो मिल जाएगा। लड़का कहता है ग्लास जिंदा है और हमने कैप्टन से वादा किया था कि मरने के बाद रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करेंगे। यह सुनकर फिट्स अचानक ग्लास को बुरी तरह खींचने लगता है। उसके जख्म दुख से चिल्ला उठते हैं और फिट्स उसे खींचकर उसी गड्ढे में डाल देता है जिसे उसने खोदा था और ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। लड़का घबरा कर कहता है कि ये क्या कर रहे हो? तो फिट्स बोलता है कि आज नहीं तो कल ये मर ही जाएगा और जैसा वादा किया था वैसा ही कर रहा हूँ। फिट्स ये कहते हुए कि ग्लास का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाएगा, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है और लड़के को भी आवाज देकर कहता है कि तुम भी जल्दी चलो। हालांकि वह लड़का ग्लास को छोड़ना नहीं चाहता, पर अपनी जान के डर से वह अपनी बोतल ग्लास के ऊपर रखकर वहां से निकल जाता है और उसे ये भी पता नहीं होता कि फिट्स झूठ बोल रहा है क्योंकि आसपास कोई भी आदिवासी नहीं होता। अब ग्लास अकेला, टूटा फूटा और तड़पता हुआ वहीं पड़ा रहता है। मौत उसके बिल्कुल करीब होती है और काफी देर तक वह उसी हालत में आधा जिंदा लेटा रहता है। फिर अचानक अपने भीतर बची आखिरी हिम्मत समेटकर वह रेंगता हुआ उस जगह पहुंचता है जहां उसके बेटे की लाश पड़ी होती है और वह उसके ऊपर सिर रखकर कई घंटों तक वहीं पड़ा रहता है। भूख उसे परेशान करती है तो वह धीरे धीरे रेंगकर एक कंकाल के पास पहुंचता है। मछली की एक हड्डी तोड़कर उस पर चिपका थोड़ा सा सूखा मांस खाता है और फिर रेंगते रेंगते एक पहाड़ी की किनारे तक पहुंचता है जहां उसे नीचे बहती नदी दिखाई देती है। बड़ी मुश्किल से वह उसी तरह घिसटते हुए नदी तक उतरता है, लेकिन जब पानी पीता है तो गले के कटे होने की वजह से पानी उसके घाव से बाहर निकलने लगता है। आग जलाने के लिए उसके पास थोड़ा सा बारूद होता है। वह बारूद अपने गले के फटे हिस्से पर लगाता है और चिंगारी जलाकर घाव पर आग लगा देता है ताकि जलन से वह घाव चिपक जाए और जैसे ही वह जलता है भयानक दर्द से वह बेहोश हो जाता है। अगले कई दिनों तक वह नदी के किनारे पड़ा रहता है, कभी पानी पीकर कभी घास खाकर किसी तरह खुद को जिंदा रखता है। एक दिन आदिवासी उसे देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कि वे उसे मार सकें ग्लास नदी में कूद जाता है और बहाव के साथ दूर निकल जाता है। अब नदी के किनारे रहते रहते उसके घाव धीरे धीरे भरते हैं और वह लकड़ी का सहारा लेकर थोड़ा बहुत चलने लगता है, लेकिन खाना उसे भरपेट नहीं मिलता। कभी कभार वह एक आध मछली पकड़ लेता है जिससे वह बस जिंदा रह सके। एक रात उसे दूर आग की लपटें दिखती हैं। वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि कोई आदमी बड़ा शिकार करके खा रहा है। वह आदमी जैसे ही ग्लास को देखता है तीर कमान उसकी तरफ तान देता है, लेकिन ग्लास इशारे से बताता है कि उसे खाना चाहिए। उसका हाल भालू ने किया और उसके लोगों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया और उसके बेटे को भी मार दिया। यह सुनकर वह आदमी जिसका पूरा गांव दुश्मनों ने जला दिया था उसे खाना देता है और कहता है कि वह उसके साथ सफर कर सकता है और घोड़ा होने के कारण उनका सफर आसान हो जाता है। उधर फिट्स और वह लड़का रास्ते में बढ़ते हैं और लड़के को फिट्स की बातों से समझ आता है कि कोई आदिवासी नहीं था और फिट्स ने झूठ बोला था। वह विरोध करता है मगर फिट्स उसे बहलाकर आगे ले जाता है। वे एक बर्बाद गांव से गुजरते हैं जिसे किसी ने पूरी तरह नष्ट कर दिया होता है। वहां 2 घोड़े मिलते हैं और वे घोड़ों पर सवार होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। पहुंचने से पहले फिट्स लड़के से कहता है कि सच मत बताना वरना वे हमें सूली पर चढ़ा देंगे। दोनों कैप्टन के पास पहुंचते हैं जो पहले से वहां मौजूद होता है और कैप्टन वादे के मुताबिक दोनों को $100 देता है, लेकिन वह लड़का पैसे लिए बिना ही वहां से दूर चला जाता है और फिट्स ये कहकर कि सफर में जो कुछ हुआ उसने उसे सदमे में डाल दिया है, उसके हिस्से के पैसे भी खुद ले लेता है और बाहर निकल जाता है। जबकि लड़के के मन में कहीं न कहीं ये अपराध बोध बैठ चुका होता है कि उन्होंने जो किया वह बिल्कुल गलत था। उधर बर्फीले तूफान के बीच ग्लास उस आदिवासी आदमी के सहारे आगे बढ़ रहा था। तभी तूफान तेज हो जाता है और ग्लास के सड़े हुए घावों और कमजोरी के चलते वह बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वह आदमी लकड़ी का छोटा सा झोपड़ा बनाकर ग्लास के गीले कपड़े उतार देता है और उसे अंदर रखकर चारों तरफ से ढक देता है।
तथा सामने आग जलाकर उसे गर्मी देने की कोशिश करता है। सुबह जब ग्लास होश में आता है तो आसपास सन्नाटा होता है। वह बाहर निकलकर थोड़ा आगे जाता है और हैरान रह जाता है जब देखता है कि उसी आदमी को किसी ने पेड़ पर फांसी पर टांग दिया है और यह फ्रांसीसी लोगों का किया हुआ है। वह आगे बढ़कर फ्रांसीसियों के घोड़ों तक पहुंचता है और देखता है कि उनमें से एक आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। वह लड़की को बचाता है, कुछ फ्रांसीसियों को मार गिराता है और घोड़ा लेकर वहां से निकल जाता है। रात वह एक पेड़ के नीचे गुजारता है और सुबह होते ही देखता है कि आदिवासी उसके बहुत करीब आ चुके हैं। वह 2 आदिवासियों को गोली मारता है और घोड़े पर चढ़कर तेजी से भागता है, लेकिन अब वे भी घोड़ों पर हैं और उसका पीछा करते हुए पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। सामने खाई और पीछे मौत। ऐसे में ग्लास रुकने का जोखिम नहीं ले सकता और वह घोड़े समेत खाई में कूद पड़ता है। पेड़ों से टकराता हुआ बर्फ पर गिरता है। घोड़ा मर जाता है पर ग्लास फिर भी जिंदा बच जाता है। हालांकि ठंड उसे कभी भी मार सकती थी। भालू की खाल तो पीछे छूट चुकी थी, इसलिए वह घोड़े का पेट काटकर सारा मांस निकालता है और खुद उसके अंदर घुसकर पूरी रात ठंड से बचता है, क्योंकि अगर बाहर रहता तो मर जाता। सुबह निकलकर वह अगले सफर पर बढ़ता है और उधर वह जगह जहाँ फिट्स, वह लड़का और बाकी लोग पहुंच चुके हैं, वहां एक फ्रांसीसी जीवित बचा व्यक्ति आता है और आश्रय मांगता है। लोग बदले में थोड़े पैसे मांगते हैं और वह आदमी एक बोतल थोड़े पैसे देता है। वही बोतल जो फिजर ने ग्लास को मौत के लिए छोड़ते समय उसके ऊपर रखी थी। फिजर को लगता था कि ग्लास मर चुका है पर हॉक जिंदा होगा, इसलिए वह पूछता है कि बोतल कहाँ मिली और वह आदमी बताता है कि लगभग 30 मील दूर किसी के हाथ से गिर गई थी। यह सुनकर फिजर और कुछ लोग हॉक को ढूंढने निकलते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं होता कि फिट्स ने उसे मार दिया है। कैप्टन और लोग उस जगह जाते हैं जहाँ बोतल मिली थी और जब वे वहां पहुंचते हैं तो ग्लास को जिंदा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि फिट्स और फिजर दोनों ने कहा था कि ग्लास मर चुका है। कैप्टन गुस्से में आदेश देता है कि फिजर को गिरफ्तार करो और कैंप लौटकर फिट्स को ढूंढता है, लेकिन फिट्स गायब मिलती है और जब वह अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि फिट्स तिजोरी का सारा पैसा लेकर भाग चुका है। कैप्टन तय करता है कि वह फिट्स को जरूर पकड़ेगा, क्योंकि उसने ग्लास के बेटे का कत्ल किया और पैसा चोरी किया। ग्लास कहता है कि वह भी उसके साथ जाएगा और यह भी बता देता है कि फिजर को हॉक के खून के बारे में कुछ पता नहीं था। फिट्स ने उसे भी झूठ बोलकर इस्तेमाल किया था। दोनों फिट्स की खोज में निकलते हैं और उसके घोड़े के पैरों के निशानों को फॉलो करते हैं, लेकिन काफी आगे जाने पर वे निशान खत्म हो जाते हैं और दोनों अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं। कैप्टन जब उसे ढूंढ रहा होता है तभी एक बड़े पत्थर के पीछे से अचानक फिट्स निकलकर उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है। कैप्टन फिट्स को कहता है कि उसके ऊपर खून का इल्जाम है और उसे उसके साथ वापस चलना होगा, लेकिन फिट्स मानने से इनकार कर देता है और अचानक गोली चलाकर कैप्टन को वहीं मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास पहुंचता है और देखता है कि कैप्टन की लाश खून में लथपथ पड़ी है और आसपास कोई नहीं। वह तुरंत लकड़ी की मोटी टहनी तोड़कर कैप्टन की पीठ के सहारे लगा देता है ताकि उसका शरीर बिल्कुल सीधा लगे। फिर उसे घोड़े पर बैठाता है और खुद दूसरे घोड़े पर मृत शरीर की तरह लेट जाता है ताकि फिट्स को दूर से लगे कि आगे वाला ग्लास है और पीछे लेटी लाश कैप्टन की है। योजना बिल्कुल वैसे ही काम करती है। दूर से फिट्स को लगता है कि आगे घोड़े पर ग्लास बैठा है, इसलिए वह उसी पर गोली चला देता है और जैसे ही शरीर गिरता है फिट्स सोचता है कि ग्लास खत्म हो चुका है। वह धीरे धीरे पास आकर लाश को पलटता है और तभी हैरत में आ जाता है जब देखता है कि वह ग्लास नहीं बल्कि कैप्टन है। तभी पीछे वाले घोड़े से ग्लास उठकर उस पर गोली चलाता है और एक गोली फिट्स के कंधे को चीरती हुई निकल जाती है, पर वह किसी तरह भाग निकलता है। ग्लास लगातार उसका पीछा करता है और दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जहां उनकी भयंकर लड़ाई होती है। खून, बर्फ और पानी के छींटे हवा में मिलते हैं। दोनों घायल होते हैं और एक दूसरे का अंत करने को तैयार। तभी नदी के उस पार वही आदिवासी दिखाई देते हैं जो पहले से शिकारी दल को मारना चाहते थे। ग्लास, जो अभी फिट्स की जान लेने ही वाला होता है, अचानक उस आदमी की बात याद करता है जिसने उसे खाना दिया था। उसने कहा था कि प्रतिशोध भगवान के हाथों में है, इंसान के नहीं। ये याद आते ही ग्लास अपना हाथ रोक लेता है और फिट्स को नदी में बहने देता है। बहाव उसे दूसरी तरफ ले जाता है जहां आदिवासी उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद वे नदी पार कर ग्लास की तरफ आते हैं, लेकिन उसे नहीं मारते क्योंकि उन्हें अपनी बेटी मिल चुकी होती है, वही लड़की जिसे ग्लास ने फ्रांसीसी आदमियों से बचाया था। और इसी उपकार के कारण वे ग्लास को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब ग्लास घायल, थका हुआ और मौत के किनारे खड़ा है। उसकी सांसें भारी हो चुकी हैं और तभी उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी की आत्मा दिखाई देती है। उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं, उसकी टूटी हुई सांसें हवा में घुलती हैं और इसी सन्नाटे में कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचकर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रेवेनेंट की दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी कौन सी देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।